हेलो स्टूडेंट्स, ये सीरीज चल रही है 10 एमसीक्यूज इन 10 मिनट्स। तो इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज़ है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। इससे पहले मैं बना चुकी हूँ इसके ऊपर 4-5 वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक मैंने आपको यहाँ बता दिए थे और भी बता दिए थे। तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको करा रही हूँ। तो ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। कि कुछ स्टेटमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे सब समान है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रीडम, आपके राइट टू फ्रीडम है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसी के बारे में है। तो इसने बोला है कि देयर वर सिमिलर कोड्स फॉर इंडियन एंड यूरोपियन। इंडियन और यूरोपियन के लिए सिमिलर कोड थी। जस्टिस नाउ बिकेम कॉस्टलियर देन बिफोर। जस्टिस अब ज़्यादा कॉस्टली हो गया है पहले से। द गवर्नमेंट बिकेम कॉस्टली, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफन फेवर्ड द रिच। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो रिच को ज़्यादा फेवर करते थे। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि देयर वर सिमिलर कोड्स फॉर इंडियन एंड यूरोपियन। इंडियन एंड यूरोपियन के लिए तो कभी भी सिमिलर कोड थे ही नहीं, इनके लिए अलग अलग कोड थे। तो अगर वन आपका गलत है तो आप ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। कौन सा स्टेटमेंट बच्चा? 2 एंड 3। तो जस्टिस जो अब थोड़ा महंगा हो गया है पहले से, और जो गवर्नमेंट है वो रिच को ही ज़्यादा फेवर करती थी। तो ये इसके बारे में है, ठीक है। तो आंसर क्या है? 2 एंड 3। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेंट्रल टीनेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेंट्रल टीनेट क्या नहीं है? तो प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कि रिलीजन के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या नहीं दिया गया? इसके बाद गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन। कुछ रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दे दिए हैं? बिल्कुल भी नहीं है भाई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है यही है बस कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर ना लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो सही है, लेकिन इसने हमसे पूछे कि क्या नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल टीनेट में, यानी कि जो सेंट्रल बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या नहीं है। कि जो कुछ रिलीजन है उनको ऑफिशियल स्टेटस देता है? नहीं देता, सब बराबर हैं। प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। कि कोई एक रिलीजन को ज़्यादा फ्रीडम देता है प्रोफेशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सब बराबर हैं। इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। की जो रिलीजियन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको बराबरी देता है। तो इसमें जो कौन सा है, ये है नंबर सी। क्यों सही है? देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्टिकुलर रीजन को कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया है, और कोई भी रिलीजन को यहाँ पर प्रोफेशन करने की आज़ादी दी गई है, और जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को ही यहाँ पर इक्वलिटी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट आएगा इंश्योर्स, तो इसलिए ये सही है। या तो ये इसमें से 4 भी हटेगा, लेकिन ऐसा कोई आंसर यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ 2 एंड 3 वाला। तो यहाँ पे नॉट आएगा, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसके बाद देखेंगे मैच द फॉलोइंग। तो ये है लिस्ट 1 में प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और लिस्ट 2 में सोर्सेज, यानी कि कहाँ से लिए गए हैं। तो ये देखेंगे आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका, आगे मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से तो मैंने आपको कई बार बता दिए, ये आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। किससे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और जो आपके चलो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले गए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड करना है। इसके बाद देखेंगे इमरजेंसी पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं आपके जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से ली गई हैं ये इमरजेंसी पावर? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद है द यूनियन स्टेट रिलेशंस। तो यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस आपके साउथ से लिए गए हैं। कहाँ से? साउथ से लिए गए हैं। तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग। इसके बाद देखेंगे साउथ, सॉरी ये ना यहाँ पर भी देखिए ये एक मिस्टेक है आपकी। ये जो आपका यूनियन स्टेट रिलेशंस हैं ये आपके कनाडा से लिए गए हैं।
किससे लिए गए, कनाडा से लिए गए हैं ये साउथ। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी इस वाली बुक में। वैसे बुक अच्छी है देखो, लेकिन वही इतनी मोटी बुक है, लोगों ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो मिस्टेक्स आप ढूंढ कर सही कर सकते हैं, और जब हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो हमें खुद ही मिस्टेक नज़र आने लगती हैं। इसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा फीचर्स फेडरल पॉलिटी का नहीं है, यानी कि फेडरल पॉलिटीज़ के अगेंस्ट है। एक तो है कॉमन ऑल इंडिया सर्विस, एक है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कि एक कॉमन ऑल इंडिया सर्विस होगी सबके लिए और सिंगल जुडिशरी सिस्टम होगा। तो ये दोनों ही नहीं दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों ही इनके फीचर्स नहीं है फेडरल पॉलिटी के। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नाइदर वन नाइदर टू। इसके एक्सप्लेनेशन आप देखिए पढ़ सकते हैं, अभी मैं पढ़ूंगी तो हम बहुत कम क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम, और मैं आशा करती हूँ कि आपने नहीं पढ़ ली होगी पॉलिटी, और तब आप इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये एक तरीके से और एमसीक्यूज हैं तब इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये एनडीए में पूछा गया था 2015 में। तो इसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत कौन से जो फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के वो नहीं मिलते। डुअल सिटीजनशिप होती है क्या, नहीं होती। डुअल सिटीजनशिप कहाँ है हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है। इसके बाद तो आंसर तो यही निकल के आ गया कि ये नहीं है। फिर भी देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में तो पावर बटी हुई हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, यस है। अथॉरिटी है कोर्ट की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, यस ये भी है। तो इसमें कौन सा आंसर है, आंसर नंबर ए। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है कि जो एमपी होता है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट में एज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। एमपी देखिए फ्री है, स्पीच वो दे सकता है अपनी, बोल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द पावर टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को कुछ पावर दी हुई हैं, जो भी पावर है इसको अमेंड करने की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी सही है। तो आंसर नंबर 6 आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है इनमें से कौन सा बेसिक फीचर्स नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो पढ़िए बहुत सिंपल है, फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल बेसिक फीचर्स है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक फीचर्स है। फेडरलिज्म, इंडिया फेडरल स्टेट है यानी कि उसकी पावर बटी हुई है। इसके बाद द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट को राइट दिए गए हैं, अनक्वेश्चन राइट दिए गए हैं कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड, ऐसा तो नहीं है। देखिए अनक्वेश्चन राइट है, दोनों ही राज्यसभा लोकसभा में बिल पास करवाने होते हैं, प्रेसिडेंट पास करते हैं, तब जाकर पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड करती है। तो ये सही नहीं है। तो यानी कि आंसर नंबर क्या है, आंसर नंबर डी ही है, क्योंकि इसने हमसे पूछा है नॉट अ बेसिक फीचर। ठीक है। इसके बाद 28 है, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, फेडरल सिस्टम का। तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, उनके 2 डिस्टिंक्ट लेवल हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो सही, ये तो देखिए नहीं है इसका आंसर, क्योंकि इसने हमने नोट पूछा है, यानी कि हमें गलत बताना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दी गई। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, बताया ना फेडरल स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर तो दी ही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी बॉडी को। तो आंसर नंबर क्या है, सी इसका सही है, क्योंकि इसने हमसे नॉट पूछा है। तो सुप्रीम कोर्ट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि कोई भी मैटर होता है डिस्प्यूट का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इसको देखे। तो ये भी सही है। तो आंसर नंबर 6 क्या 28 क्या है, सी। तो आप ये जरूर देखिएगा कि नोट दिया गया है या डायरेक्टली पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का साउल कहलाता है। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडी हैं उनको जो राइट है उनका, आर्टिकल नंबर 32 ये साउल कहलाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको साउल बोला है। तो राइट टू इक्वलिटी
किसके अंतर्गत आती है ये देखेंगे हम। तो ये आती हैं आर्टिकल नंबर 14 में, 13 में तो नहीं आती ना, ये तो आपको भी पता है। आर्टिकल नंबर 15 में और आर्टिकल नंबर 16 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बनेगा फिर आपका 2, 3 एंड 4, यानी कि आंसर नंबर सी। तो इसके बाद अगर हम देखें एक दो क्वेश्चन और, ये हमारी पेज ही कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए फेडरेशन ऑफ, इंडिया ने किस टाइप का फेडरेशन अपनाया हुआ है, कहाँ का हो? तो ये किया हुआ है इसने कनाडा का। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एमपी बी डिस्क्वालीफाइड, पार्लियामेंट में अगर उसकी एब्सेंस नहीं होती कितने दिनों तक तो एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये है अगर 60 डेज तक एमपी आता ही नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आगे की हम क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए यूपी पीसीएस 2018 का ही क्वेश्चन है और ये वाला यूपी पीसीएस 2019 का है। तो समझ रहे हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने। तो रोज की रोज अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।